गुड आफ्टरनून सपना, कुंज बिहारी, प्रभा कीर्ति, संगीता, सपना, कुंज बिहारी, प्रभा कीर्ति। तो आवाज मुझे लगता है कि मेरी पहुंच तो रही है, लेकिन उसके अलावा कुछ शोर भी आप लोगों तक पहुंच रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में वो शोर हो जाएगा खत्म और आपकी क्लास हो जाएगी शुरू। और आगे से वॉइस आ रही है ना बेटा? दरअसल जो है वॉइस कैंसलेशन वाली माइक वो मेरे पास नहीं है इस समय, इस वजह से थोड़ी दिक्कत है। लेकिन थोड़ी देर में जब मैं बोलने लगूंगा तो वो चीजें खत्म हो जाएंगी। ठीक है। अजय कुमार, गुड आफ्टरनून। ब्यूटी विथ ब्रेन, गुड मॉर्निंग सर। आज क्लास है इसकी? हाँ, आज तो क्लास लेने के लिए ही बैठे हैं। चलिए थोड़ा तेज बोलेंगे ताकि आपका काम हो जाए, क्योंकि ये समस्या है। अब आज घर से तो हम क्लास ले नहीं रहे, इस वजह से थोड़ी सी शोर की वाली समस्या आप लोगों को रहेगी, मुझे लगता है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। और आज आप जानते ही हैं कि क्या हम लोग करने वाले हैं। आज हम लोग जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं गुड आफ्टरनून ही मैं बोल रहा हूं भाई। नेटवर्क प्रॉब्लम लग रही है? हो सकता है थोड़ी देर में वो भी ठीक हो जाए, क्योंकि सुबह वाली क्लास में तो बहुत बढ़िया नेटवर्क था। हाँ, आज लास्ट क्लास रहेगी। आज दो बातें हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक, दो बातें हम लोग डिस्कस करेंगे, दो बिंदुओं पर चर्चा होगी। एक तो होगा जो होगा वो सह अभियुक्त की संस्वीकृति, सह अभियुक्त की संस्वीकृति एक टॉपिक है। अच्छा, नेटवर्क की समस्या है कि रहेगी थोड़ी देर तक। अब वो है क्यों ये भी मुझे समझ में आ रहा है। गुड आफ्टरनून। आवाज नहीं जा रही क्या कि शोर वाली ही समस्या है? आज तो अब चूंकि अब इससे ज्यादा तो कन्फेशन की क्लास हम लोग कर नहीं सकते, तो इसलिए आज रोग आके जैसे भी ये कन्फेशन वाला खत्म तो कर ही देंगे। बबलू जी को भी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सह अभियुक्त की संस्वीकृति सेक्शन 30 में है, लेकिन सेक्शन 30 सह अभियुक्त के यानी को एक्यूज्ड के, गुड आफ्टरनून लीगल इंफॉर्मेशन, को एक्यूज्ड के को डिफाइन नहीं करती। और बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति ये रहती है कि बच्चों को सह अभियुक्त और सह अपराधी ये दोनों एक ही जैसे लगते हैं, जबकि है नहीं। यहां मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा, कि सह अभियुक्त सेक्शन 30 में उसके संबंध में प्रोविजन है
और सह अपराधी के संबंध में प्रोविजन सेक्शन 133 में है। दोनों ही धाराएं न तो सह अभियुक्त को परिभाषित करती हैं, न ही सह अपराधी को परिभाषित करती हैं। ठीक है, वो दोनों ही धाराएं उनकी उसको परिभाषित नहीं करती, न तो को एक्यूज्ड को, न ही अकम्प्लिस को। सेक्शन 30 ये बात करता है कि को एक्यूज्ड का कन्फेशन कब यानी किन सर्कमस्टांसेस में रिलेवेंट होगा, और को ये है कि एकम्प्लिस भी कॉम्पिटेंट विटनेस है। ठीक है, अच्छा, विशाल हैं और रुचि। अब मेरी आवाज जा रही है आप लोगों तक? ये समस्या हो गई थी कि पूरा एकदम से सिस्टम ही हैंग कर गया था, इसी वजह से आप लोगों का से बिल्कुल संपर्क टूट गया था मेरा। तो यहाँ अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था ना, वो सिर्फ ये पढ़ा था कि सह अभियुक्त और सह अपराधी कौन होते हैं, इसी पर चर्चा चल रही थी हम लोगों की, हैं? तो सह अभियुक्त और सह अपराधी में से हम लोगों ने ये देखा था कि सह अभियुक्त वो पर्सन होता है जिस पर किसी अपराध को किए जाने का एलिगेशन होता है। अभियुक्त का मतलब, एक्यूज्ड का मतलब सिर्फ एलिगेशन है, वो अभी साबित नहीं हुआ। और किसी भी व्यक्ति को हम जब सह अपराधी शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो इसका मतलब होता है कि उसके विरुद्ध अपराध साबित हो चुका है। तो इसी वजह से ये एक बड़ा अंतर है कि सह अभियुक्त कौन सी चीज है और सह अपराधी कौन सी चीज है। हालांकि एविडेंस एक्ट में न तो सह अभियुक्त को परिभाषित किया गया और न ही सह अपराधी को, लेकिन फिर भी ये चीजें हमको समझ में आती हैं। अब देखते हैं कि आखिर सेक्शन 30 कहता क्या है। सेक्शन 30 का प्रावधान क्या है के अनुसार इसका अर्थ ही लिख लेते हैं सबसे पहले कि सह अभियुक्त होता कौन। ठीक, सह अभियुक्त नहीं, मैं दिख रहा हूं बेटा। तो सह इसका अर्थ क्या हो गया कि सह अभियुक्त ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है जिन पर एक ही अपराध को करने का आरोप लगाया गया हो और उनका विचारण भी एक साथ किया जा रहा है।
ठीक। सह अभियुक्त का मतलब दो बातें इसमें जरूर याद रखनी है कि ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है जिन पर है कि एक ही अपराध, सेम ऑफेंस हो गया, का लगाया जा रहा है, उनका विचारण भी एक साथ ही हो रहा है, मतलब ज्वाइंट ट्रायल हो रहा है सेम ऑफेंस के लिए, तो वो सह अभियुक्त कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा कि सह अभियुक्त जरूरी नहीं कि सारे के सारे सह अपराधी भी हों। जैसे मान लीजिए सपना के घर में चोरी होती है, सपना के घर में चोरी होती है और उन्होंने किस पर, पूरा का पूरा अपने पड़ोसी के पूरे परिवार के सदस्यों के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई कर दी, कंप्लेंट फाइल कर दी, हुआ ना। तो क्या हुआ, एक ही अपराध के लिए एक से अधिक व्यक्तियों का ट्रायल होने लगा, परिवार के सभी सदस्यों का ट्रायल एक साथ हो रहा है। तो दो भाई, पापा, चाचा, बहन, बुआ, जो लोगों को उसमें शामिल किया गया है, ये सारे लोग क्या कहलाएंगे, सह अभियुक्त कहलाएंगे। ये सारे के सारे लोग क्या कहलाएंगे, सह अभियुक्त कहलाएंगे, क्योंकि इन पर एक ही अपराध को किए जाने का एलिगेशन है और उनका ट्रायल भी एक साथ हो रहा है। ठीक। जरूरी नहीं कि जो एक्यूज्ड हो वो ऑफेंस को एकम्प्लिस भी बने, मतलब अभियुक्त अपराधी भी हो, ये जरूरी नहीं, क्योंकि एलिगेशन लगा है, साबित हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये बाद की बात है। क्योंकि अगर मान लीजिए सपना ने एलिगेशन गुस्से में लगा तो दिया है परिवार के सभी सदस्यों को, बाद में पता चलता है कि दो लोग जिनका नाम उसमें दिया गया है वो तो उस शहर में उस दिन थे ही नहीं, तो कन्विक्शन तो उनका होगा नहीं, कन्विक्शन तो केवल एक दो लोगों का ही होगा। तो वो इसलिए वो एक्यूज्ड तो हैं कुछ लोग, लेकिन एकम्प्लिस भी बनो ये जरूरी नहीं। तो यहां तक बात क्लियर है, एक बार इशारा करिएगा ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो ये रहा को एक्यूज्ड का अर्थ। गुड आफ्टरनून अलका। चलिए आगे बढ़ते हैं इससे। तो इसके बाद निकल के आता है कि धारा 30 उन परिस्थितियों के संबंध में, उन परिस्थितियों के संबंध में या उन परिस्थितियों का वर्णन करती है जिनमें एक सह अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति, एक सह अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति दूसरे सह अभियुक्तों के विरुद्ध भी, दूसरे सह अभियुक्तों के विरुद्ध भी सुसंगत होती है। ठीक है। तो सेक्शन 30 में क्या बताता है, सेक्शन 30 उन सर्कमस्टांसेस के बारे में बात करता है, उन परिस्थितियों के बारे में बात करता है जिसमें एक द्वारा की गई कन्फेशन दूसरे के विरुद्ध भी लागू हो। अब जैसे मान लीजिए ए
बी, सी और डी पर एक ही साथ अपराध का अभियोग लगाया गया, यानी सह अभियुक्त। उसमें से मान लीजिए ए ने संस्वीकृति कर ली, संस्वीकृति कर ली, तो समस्या ये है कि किया तो कन्फेशन ए ने है, तो क्या इस ए की कन्फेशन बी, सी, डी के विरुद्ध भी रिलेवेंट होगी कि नहीं होगी? तो सेक्शन 30 यही तो कहता है कि रिलेवेंट हो सकती है, रिलेवेंट हो सकती है, लेकिन उसके लिए सेक्शन 30 में बताई गई कंडीशन होगी तभी, हमेशा नहीं, हमेशा वो रिलेवेंट नहीं होगी, केवल तभी होगी जब सेक्शन 30 में बताई गई कंडीशन लागू हो रही है। अब यही हम देखेंगे कि सेक्शन 30 में आखिर वो कौन कौन सी कंडीशन बताई गई है। ये भी बात कनेक्ट हो रही है ना कि शर्तें जो हम देखे जहां जा रहा है वो इस बात की है कि कोई एक्यूज्ड अगर कन्फेशन दूसरे को प्रभावित करने वाला करता है तो क्या उस दूसरे के विरुद्ध भी एविडेंस में यूज हो सकता है कि नहीं, इसी पर चर्चा है करेंगे हम। अब देखिए कंडीशन क्या है। कंडीशन में पहला है कि दो या अधिक व्यक्तियों का, दो या अधिक व्यक्तियों का संयुक्त विचारण हो रहा हो, संयुक्त विचारण किया जा रहा हो, ठीक है। 2 or more person are being tried jointly, 2 or more persons are being tried jointly, ये दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संयुक्त विचारण हो रहा है। दूसरी बात क्या है, वे सभी या उन सभी का, ऐसे कर लेंगे, उन सभी का विचारण एक ही अपराध के लिए, एक ही अपराध के लिए किया जा रहा है, एक ही अपराध के लिए किया जा रहा है। अब देखिए दोनों चीजें इसमें आ गई। एक तो ये है कि एक से अधिक व्यक्तियों का हो, यानी कम से कम दो व्यक्ति का विचारण हो रहा, और कैसे, ज्वाइंट ट्रायल हो रहा, और ज्वाइंट ट्रायल जो हो रहा है वो एक ही अपराध के लिए हो रहा हो, ये नहीं कि अलग अलग अपराधों के लिए। जलाल जी, ज्वाइंट ट्रायल सेम ऑफेंस, वेरी गुड। हाँ, एक ही अपराध के लिए माने फॉर द सेम ऑफेंस, ठीक। तीसरी बात, ऐसे उनमें से एक के द्वारा संस्वीकृति की जाती है, संस्वीकृति की जाती है। ऐसी संस्वीकृति करने वाले, ऐसी संस्वीकृति करने वाले एवं अन्य अभियुक्तों को समान रूप से प्रभावित करती है,
समान रूप से प्रभावित करती है। ठीक, चलिए मैं इसको थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं पहले। यहां पर आप जो देख रहे हैं एक एक चीज का मतलब है, माने एक व्यक्ति कन्फेशन करता है और वो कन्फेशन किसी अन्य के अगेंस्ट भी रिलेवेंट हो सकती है। सेक्शन 30 में उसी कंडीशन को बताया गया है कि हाँ कब हो सकती है। तो क्या कह रहा है कि 2 से अधिक व्यक्तियों का ट्रायल हो रहा हो, और कैसा ट्रायल हो, ज्वाइंट ट्रायल, सेम ऑफेंस के लिए हो, और उनमें से एक द्वारा कन्फेशन किया जाता है। किसके द्वारा? एक के द्वारा किया जाता है, सब नहीं कर रहे हैं, उसमें से एक द्वारा किया जाता है। और ऐसा कन्फेशन उसे करने वाला जो है उसको भी और अन्य को भी समान रूप से प्रभावित करता है। मतलब उसने क्या कहा कि हमने और इन लोगों ने मिल के ये अपराध किया। अब अगर ऐसा वो व्यक्ति कह रहा है तो ये तो समस्या हो गई अन्य के लिए, अन्य नहीं चाहते कन्फेशन करना। तो अब ऐसे कन्फेशन के क्या होगा, एक सेकेंड और, क्या होगा इसके लिए 5वीं चीज क्या है कि न्यायालय ऐसी संस्वीकृति को अन्य के विरुद्ध भी विचार में ले सकेगा। ठीक है ना, यहां क्या लिख रहा है? अन्य के विरुद्ध भी विचार में ले सकेगा। मतलब मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन अगर न्यायालय को ऐसा लगता है ना तो वो उसे कंसीडर कर सकती है अन्य के अगेंस्ट। वेरी गुड संगीता जी, वेरी गुड। तो ये कंडीशन अगर है तो को एक्यूज्ड का कन्फेशन भी दूसरे को एक्यूज्ड के अगेंस्ट रेलेवेंट हो सकता है। एक चीज और मैं यहां कर दूं ताकि आपको ये चीज याद रहे, और वो ये है कि जैसे हमने यहां कहा था ना, एक ही अपराध के लिए, मतलब सेम ऑफेंस के लिए, तो सेम ऑफेंस के अंतर्गत ऐसे ऑफेंस का एबेटमेंट मतलब दुष्प्रेरण, और ऐसे ऑफेंस का अटेम्प्ट, ये दोनों आते हैं। मतलब प्रयत्न भी और ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण भी, मतलब एक आदमी को उस अपराध को करने के लिए और दूसरे अपराधी को उसका दुष्प्रेरण करने के लिए भी किया जा रहा है तब। अब इसको थोड़ा एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब आप बताइएगा कि जैसे मान लीजिए ए और बी का क्या हो रहा है, ए और बी, नहीं इसको ऐसे कर देते हैं, ए का विचारण चल रहा है बी के मर्डर के, ठीक, ए का विचारण बी के मर्डर के लिए चल रहा है। ए संस्वीकृति करता है, ये क्या करता है? संस्वीकृति करता है। संस्वीकृति करता है, ये कहता है कि मैंने तथा सी ने
बी की हत्या की है। ठीक, उसने क्या ये कन्फेशन सी के अगेंस्ट रिलेवेंट है कि नहीं? ये कन्फेशन जो ए करता है वो सी के अगेंस्ट रिलेवेंट है कि नहीं? ए का ट्रायल चल रहा है बी के मर्डर के लिए। ए कन्फेस करता है कि हमने और तथा सी ने मिलकर बी का मर्डर किया है। ये कन्फेशन सी के अगेंस्ट रिलेवेंट होगा कि नहीं? बताइए। इसका आंसर आप दे रहे हैं, आंसर आप दे रहे हैं नो, रिलेवेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप पहले कंडीशन से ही क्लियर कर चुके हैं कि चूंकि इसलिए है कि भाई सेम ऑफेंस और ज्वाइंट ट्रायल होना जरूरी है। सेम ऑफेंस का तो एलिगेशन आप लगा रहे हैं लेकिन ज्वाइंट ट्रायल नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां हमने क्या कहा है, ए का ट्रायल हो रहा है बी के लिए, सी का ट्रायल नहीं हो रहा है। तो इसलिए जब ज्वाइंट ट्रायल वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, इसलिए सी के अगेंस्ट ये कन्फेशन रिलेवेंट नहीं होगा, क्योंकि ज्वाइंट ट्रायल नहीं हो रहा। अच्छा, ए और बी का संयुक्त विचारण हो रहा है, संयुक्त विचारण हो रहा है। किस बात के लिए विचारण हो रहा है? सी की हत्या के लिए। सी की हत्या के लिए ए और बी का संयुक्त विचारण हो रहा है। अब उसमें ए क्या करता है, वो संस्वीकृति कर लेता है, संस्वीकृति कर लेता है और ये कहता है कि मैंने तथा बी ने मिलकर सी की हत्या की। अब बताइए कन्फेशन रिलेवेंट है कि नहीं है? मनीष वीआईपी बताइए रिलेवेंट है कि नहीं? बी कहता है कि, और ए कहता है कि मैंने तथा बी ने मिलकर सी की हत्या की। ये रिलेवेंट है, मतलब उसके अगेंस्ट भी रिलेवेंट है, बी के अगेंस्ट भी रिलेवेंट है, जबकि कर कौन रहा है? ए। कर ए रहा है और रिलेवेंट किसके अगेंस्ट होगा? बी के अगेंस्ट भी होगा। वेरी गुड, यस, क्योंकि ये दोनों चीजों को फुलफिल करता है। कौन सी दोनों चीज? ज्वाइंट ट्रायल को भी, ज्वाइंट ट्रायल और सेम ऑफेंस। अगर केवल इसमें से एक होगा तो सेक्शन 30 लागू नहीं होगा, मतलब उसके अगेंस्ट लागू नहीं होगा। चलिए इसका जो है हम लोग देख लेते हैं, इसका हम लोग देख लेते हैं, इसके साक्षिक मूल्य के बारे में बात कर लेते हैं कि ठीक है, रिलेवेंट है, एक को एक्यूज्ड दूसरे को एक्यूज्ड के अगेंस्ट अगर कोई कन्फेशन कर देता है तो रिलेवेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक केस तो पहले आप लिख लीजिए इसको, भुवनी साहू, भुवनी साहू, भुवनी साहू वर्सेस इंपरर। भुवनी साहू वर्सेस इंपरर के केस में ये था कि
यह इसे साक्ष्य की श्रेणी में रखा ही इसे साक्ष्य की श्रेणी में रखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि इसे साक्ष्य की श्रेणी में रखा ही नहीं जा सकता। क्योंकि भुवनी साहू के केस में क्या कहा गया था? क्योंकि पहली चीज, शपथ पर नहीं किया जाता, शपथ पर नहीं किया जाता। एक बात। दूसरी बात, न तो को एक्यूज्ड के उपस्थिति में ही किया जाता है, ठीक है, न तो शपथ पर होता, न कोई कि उसकी प्रेजेंस में होता, न ही क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सकता, ठीक। चौथी चीज, सेक्शन 3 के अंतर्गत साक्ष्य की परिभाषा में नहीं आता। ठीक, शपथ पर नहीं होता, न कोई एक्यूज्ड के प्रेजेंस में नहीं होता, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया जा सकता, सेक्शन 3 के अंतर्गत साक्ष्य की परिभाषा में नहीं आता। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से भुवनी साहू के मामले में कहा कि कोई एक्यूज्ड की कन्फेशन बिल्कुल सही नहीं है, उसको हम मानते ही नहीं। लेकिन उसमें एक केस और थी, इस धारा में एक सबसे लीडिंग केस है कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, ये 1952 की केस है। ठीक है, कश्मीरा सिंह वाली केस भी आप लोग जानते ही होंगे। इसमें भी फूड इंस्पेक्टर था कश्मीरा, लड़के को गायब कर दिया गया था, एक अधिकारी ने उसको जब सस्पेंड कर दिया तो उसको सेक्शन 3 के अंतर्गत साक्ष्य की परिभाषा में नहीं आता। अजय, मैं अच्छा रिपीट कर देता हूं, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। हमने कहा कि भुवनी साहू वर्सेस एम्परर की केस में कहा गया था कि ये कारण है जिसके आधार पर इसे साक्ष्य की परिभाषा में रखा ही नहीं जा सकता, जैसे शपथ पर नहीं किया जाता, कोई एक्यूज्ड के उपस्थिति में नहीं किया जाता, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया जा सकता, धारा 3 के अंतर्गत साक्ष्य की परिभाषा में नहीं आता, तो इसी वजह से इसको हम बिल्कुल वैल्यू नहीं देते। फिर उसके बाद कश्मीरा सिंह की केस आई, तो कश्मीरा सिंह के केस में यही कहानी थी ना कि एक फूड इंस्पेक्टर था, वो नकली के चावल पालिश वालिश करा रहा था, तो उसका अधिकारी देख जाता है और उसको सस्पेंड कर देता है। अधिकारी को उसने सबक सिखाने की धमकी दी थी। उस अधिकारी का बच्चा 6 महीने बाद गायब हो गया, घर से गायब हो जाता है। संदेह जाता है कि इसी ने किया होगा। धीरे धीरे साक्ष्य जुड़ते हैं और पता चलता है कि नहीं, कश्मीरा का भाई और कश्मीरा मिलके इसके बच्चे को चुराते हैं, उसको काट पीट के फेंक देते हैं।
अब इस मामले में उसके भाई ने कन्फेशन कर दिया कि हमने और हमारे भाई कश्मीरा मिलकर ऐसा ऐसा कांड किया। अब कश्मीरा के खिलाफ कोई और एविडेंस मिला ही नहीं, केवल भाई का कन्फेशन ही था, कोई और एविडेंस नहीं मिला। तो कोर्ट ने भाई के कन्फेशन के आधार पर उसे कन्विक्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया, उसका भी अपना मानना था कि सह अभियुक्त की संस्वीकृति है बहुत ही कमजोर प्रकृति के साक्ष्य, बहुत ही कमजोर प्रकृति का साक्ष्य है। बहुत ही कमजोर प्रकृति का साक्ष्य। और दूसरा, सिर्फ इसी संस्वीकृति के आधार पर, दोष सिद्धि नहीं की जा सकती, दोष सिद्धि नहीं की जा सकती। ठीक, तो ये है आपका को एक्यूज्ड का कन्फेशन, यानी कि ले देख के, चाहे वो भुवनी साहू की केस हो, चाहे कश्मीरा सिंह की केस हो, सब में इसे वीक काइंड ऑफ एविडेंस ही माना गया है और कहा गया है कि केवल इसके आधार पर कन्विक्शन करना, केवल इसी के आधार पर दोष सिद्धि नहीं की जा सकती। ये बिल्कुल भरोसेमंद साक्ष्य नहीं होगा। तो सह अभियुक्त वाला टॉपिक मेरी तरफ से कंप्लीट हुआ। अब आपकी तरफ से हो जाए तो बताइएगा। बताइएगा कि ये टॉपिक आपका भी कंप्लीट हो गया कि नहीं। ये सेक्शन है ही क्यों? नहीं, ये सेक्शन है मतलब ये है कि उसको हम उसके आधार पर साबित नहीं कर सकते, लेकिन रेलेवेंट तो होता ही है। और अगर इंडिपेंडेंट एविडेंस मिले तो कन्विक्शन किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ इसके आधार पर कन्विक्शन नहीं किया जा सकता। हो गया? हाँ, चलिए अब एक चीज और छूटा हुआ है, उसको भी हम बता देते हैं। एविडेंस की एक चीज और छूटी हुई है। न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति, न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति, इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट, इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट, ये भी बड़ा अच्छा सा प्रश्न है और एग्जामिनेशन के लिए भी, प्री मेंस के लिए जरूरी है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं है। बहुत बड़ा नहीं है। हाँ, देखिए कुछ देर में जब नेटवर्क सही हो जाएगा, चाहे आप रिकॉर्डेड क्लास देखेंगे ना, तो इतना बढ़िया एचडी में दिखाई देता है, बहुत अच्छा लगता है। बस एक टॉपिक यही इनहेरेंट पावर बताने जा रहा है। अब सबसे पहली चीज ये कौन सी धारा में है? सेक्शन 165 है एविडेंस एक्ट, और एविडेंस में यानी ये जो अंतर्निहित शक्ति है ना, अंतर्निहित यानी इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट है, वो मैक्सिमम सब्जेक्ट में होता है। जैसे सीपीसी में भी होगा, सीआरपीसी में भी होगा,
और एविडेंस में भी होगा। सीपीसी को आप देखेंगे तो सेक्शन 151 में मिल जाएगा, सीआरपीसी को देखेंगे तो 482 में मिल जाएगा, और एविडेंस में आप देख ही रहे हैं 165 में मिल जाएगा। तो इस तरीके से सारे सब्जेक्ट में जो मेजर होते हैं उसमें इनहेरेंट पावर कोर्ट की होती है। क्यों है ऐसा? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, हर समस्या का समाधान प्रत्यक्ष रूप से किसी विधि में मिल जाए ये जरूरी नहीं है। नित्य नई नई समस्याएं आती हैं जो न्यायालय के सामने ऐसी होती हैं जिसमें विधि का कोई प्रत्यक्ष प्रावधान है नहीं, तो वहां पर न्यायालय को अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हुए न्याय करना पड़ता है। तो यहां पर जो सीपीसी के अंतर्गत है वो किसकी है? सिविल न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति। ध्यान रखिएगा, यहां पर सिविल न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति है। सीआरपीसी में उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति, और एविडेंस में जो है वो न्यायालय की है। मतलब इसमें सिविल या क्रिमिनल या कोई कोर्ट नहीं है, वो ट्रायल कोर्ट है, यानी विचारण न्यायालय है। ये विचारण न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति। हाँ, 161 तक हुआ था, तो बाकी सब प्री के हैं, कहेंगे तो हम बता देंगे उसको भी 2 मिनट में। चलिए इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या है कि अंतर्निहित शक्ति जो होती है ये क्या है? इसी के अर्थ को समझना है। कि न्यायालय के समक्ष एक सेकंड नहीं, वो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए नहीं है, तो हम बता देते हैं। पढ़ने के लिए रेडी तो है ना? बोर तो नहीं हो रहे ना अभी? प्रतिदिन न्यायालय के समक्ष ऐसी समस्याएं आती हैं न्यायालय के समक्ष ऐसी समस्याएं आती हैं जिनका विधि के अंतर्गत प्रत्यक्ष समाधान नहीं है। प्रत्यक्ष समाधान नहीं होता। ऐसी समस्याओं का न्यायालय न्याय साम्य एवं सद्विवेक के आधार पर
समाधान खोजती है। न्यायालय की इसी शक्ति को, न्यायालय की इसी शक्ति को अंतर्निहित शक्ति कहते हैं। देखिए अंतर्निहित का मतलब अंदर उसके जो शक्ति है। और कभी कभी ऐसी समस्याएं आती हैं कि न्यायालय के सामने कि जिसका समाधान लामे नहीं है, अब क्या करें? क्या वो सलूशन नहीं निकालेंगे? क्या वो जस्टिस प्रोवाइड नहीं करेंगे? भाई जस्टिस तो उनको प्रोवाइड करना है, चाहे लॉ का एक्सप्रेस कोई प्रोविजन हो या ना हो, क्योंकि बात तो यही है कि वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी, जहां अधिकार है वहां उपचार है। तो अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन हुआ तो न्यायालय तो कुछ ना कुछ तो करेगी ना भाई उसके लिए। तो वो कैसे करेगी? लॉ तो है नहीं उस पर, तो वो अपनी बुद्धि विवेक और एक्सपीरियंस का प्रयोग करते हुए वहां जस्टिस प्रोवाइड करती है। और जिस बुद्धि विवेक के आधार पर उसे जस्टिस प्रोवाइड करने का ये जो हक मिला हुआ है ना, उसे ही हम उसके इनहेरेंट पावर कहते हैं। ठीक? तो इनहेरेंट पावर के तहत वो थोड़ा इधर उधर जाके भी अपना कर सकता है। उसके आगे बढ़ते हैं। एक केस लिख लीजिए। एक केस है चतुर्भुज पांडे वर्सेस कलेक्टर रायगढ़। चतुर्भुज पांडे वर्सेस कलेक्टर रायगढ़। बुशरा अंसारी, गुड आफ्टरनून। इस केस में क्या कहा गया था कि न्यायाधीश कंप्यूटर नहीं होते। कंप्यूटर नहीं होते। साक्ष्य का मूल्यांकन करने में, साक्ष्य का मूल्यांकन करने में साक्ष्य का मूल्यांकन करने में वे अपने जीवन के अनुभव की, वे अपने जीवन के अनुभव की सहायता ले सकते हैं। ठीक? रायगढ़ महाराष्ट्र में है ना? तो वहीं के कलेक्टर साहब हैं ये। हाँ बेटा, रिकॉर्डेड क्लास भी रहेगी इस पर, आप देख लीजिएगा। तो चतुर्भुज पांडे वर्सेस कलेक्टर रायगढ़ के मामले में कोर्ट ने कहा था, ये 1969 की केस है। 1969 की केस है, जब एडवोकेट संगीता जी का जन्म नहीं हुआ होगा। तो ये जो चतुर्भुज पांडे की केस है ना, इसमें कोर्ट ने कहा था कि भैया न्यायाधीश कंप्यूटर थोड़ी होते हैं, वो ह्यूमन बीइंग है, उनमें सोचने समझने की क्षमता होती है। तो जब सोचने समझने की क्षमता है तो वो जब किसी एविडेंस को ले रहे हैं, किसी एविडेंस को किसी मामले में यूज कर रहे हैं, तो अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को भी तो वो यूज कर सकते हैं। तो इसे ही कहता है कि अपने जीवन के
अनुभवों की सहायता ले सकते हैं, और यही एक्सपीरियंस की ही जो हेल्प लिया जा रहा है वही तो है उसकी इनहेरेंट पावर। ठीक, इसके संबंध में जस्टिस कृष्णा अय्यर का एक स्टेटमेंट भी है। कृष्णा अय्यर का एक स्टेटमेंट भी है कि विधि साधन है, विधि साधन है और न्याय उद्देश्य है, और न्याय उद्देश्य है। समझ रहे? यहां पर बात यह है कि भाई विधि क्यों है? पर्पज तो जस्टिस तक पहुंचना है ना, तो हम कैसे पहुंचेंगे? उसके लिए लॉ की हम हेल्प लेते हैं। तो मेन तो ऑब्जेक्ट ही है ना, न्याय तक पहुंचना है। इसलिए प्रत्येक अधिवक्ता को न्याय के लिए योद्धा की तरह कार्य करना चाहिए। ठीक, क्या हमने कहा कि विधि साधन है और न्याय उसका उद्देश्य है, इसलिए प्रत्येक अधिवक्ता को न्याय के लिए योद्धा की तरह कार्य करना चाहिए, न कि मामलों का बढ़ावा देने वाला या बाल की खाल खींचने वाला चालबाज व्यक्ति की तरह काम करे। ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना? क्योंकि जस्टिस में जज और वकील दोनों का रोल होता है जस्टिस दिलवाने, तो इसलिए इनकी ये ड्यूटी है कि ये भी ऐसे करें ताकि लोगों तक न्याय पहुंच सके। तो ये चीज हो गई। अब आइए सेक्शन 165 का प्रोविजन देख लेते हैं, क्या कहता है सेक्शन 165। घबराइएगा नहीं, इसके बाद जो है 165 को पढ़ा के छोड़ दूंगा, 2-3-5 मिनट हो सकता है लगे बाकी के सेक्शन आसपास के बताने में, बाकी इसको पढ़ा के मैं छोड़ दूंगा। लिखा है ना कि न्यायाधीश सुसंगत तथ्यों का पता लगाने के लिए या उनका उचित अभिसबूत प्राप्त करने के लिए किसी भी रूप में, किसी भी समय, किसी भी साक्षी, किसी भी पक्षकार से सुसंगत या विसंगत तथ्य के बारे में कोई प्रश्न जो चाहे पूछ सकेगा और किसी भी दस्तावेज या चीज को पेश करने का लिए आदेश कर सकेगा। यही इसकी इनहेरेंट पावर है। अब देख लीजिए धारा 165 के अनुसार, धारा 165 के अनुसार क्या है कि न्यायाधीश पहली चीज सुसंगत तथ्यों का पता लगाने के लिए, सुसंगत तथ्यों का पता लगाने के लिए
या दूसरी बात उचित सबूत प्राप्त करने के लिए। सुसंगत तथ्यों का पता लगाने के लिए और उचित सबूत प्राप्त करने के लिए। ये दो चीजें याद रखनी है हमको प्री के लिए कि किस पर्पज के लिए, किस उद्देश्य के लिए वो इनहेरेंट पावर का यूज कर सकता है। तो सुसंगत तथ्यों का पता लगाने के लिए या फिर उचित सबूत प्राप्त करने के लिए। क्या कर सकता है अब ये देखते हैं। उचित सबूत प्राप्त करने के लिए हाँ बेटा संगीता, लेकिन अभी मैं इनकी औकात दिखाता हूं। पहले इनकी गुणगान गा लें, इनको दिखा लें कि इनके जैसा कोई नहीं है, फिर हम इनको बताते हैं इनकी औकात। तो सुसंगत तथ्यों का पता लगाने के लिए या फिर उचित सबूत प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं? किसी भी, एक सेकेंड, कलर चेंज, किसी भी साक्षी से, किसी भी साक्षी या पक्षकार से, किसी भी साक्षी या पक्षकार से सुसंगत या विसंगत, सुसंगत या विसंगत तथ्य के संबंध में प्रश्न पूछ सकेगा, प्रश्न पूछ सकेगा, कोई चीज या दस्तावेज, कोई चीज या दस्तावेज पेश करने का आदेश कर सकेगा, आदेश कर सकेगा और न तो साक्षी और न ही पक्षकार इस पर आक्षेप कर सकेंगे। ठीक है, अब एक एक चीज को, रेणु विश्वकर्मा जी प्रणाम, अब इस फैक्ट को हम लोग धीरे 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 डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं इसमें। अभी हम इनको चढ़ा रहे हैं।
जज साहब क्या कर सकते हैं, ये देखिए इनकी पावर। कहते हैं कि पर्पज उनका यही दो चीज है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसका मतलब है कि ये चीज जरूरी है आपके, कि सुसंगत तथ्यों का पता लगाने के लिए या उचित सबूत प्राप्त करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। मतलब चाहे वो साक्षी हो, चाहे वो पक्षकार हो, है ना, उससे क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन जो है वो सुसंगत तो पूछ ही सकते हैं, साथ से विसंगत तथ्य के संबंध में भी प्रश्न पूछ सकते हैं। देख रहे हैं ना, ये भी बात याद रखना है, सुसंगत और विसंगत दोनों प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। और कोई चीज या कोई दस्तावेज, कोई चीज या कोई दस्तावेज पेश करने का आदेश भी कर सकते हैं। और न तो वो साक्षी चिल्ला सकता है और न ही उसका पक्षकार चिल्ला सकता है, मतलब कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकते। इतना हिटलरगिरी है जज साहब की, समझे, इतनी हिटलरगिरी है। जज साहब खुश कि बाप रे इतनी पावर है हमारे पास। अब देखिए वकील साहब का पावर देखिए, लॉ की पावर देखिए। ये सब चीजें तो क्लियर ही हैं कि ये कुछ भी कर सकते हैं और कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। ये नहीं होगा कि नहीं भाई इररिलेवेंट क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, कोई भी डॉक्यूमेंट पेश करने से हम मना नहीं कर सकते, पेश करना ही पड़ेगा। जज साहब कहती हैं भाई, माय लॉर्ड जिनको कहते हैं, तो ये माय लॉर्ड जब कह दिए तब मिलार्ड हैं, तो भाई तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अब देखिए कि अब आप क्या करेंगे। अब उनके इस इनहेरेंट पावर पर प्रतिबंध लगाना शुरू करते हैं। प्रतिबंध, इनहेरेंट पावर पर प्रतिबंध लगेगा। क्या है, पहली चीज तो है कि निर्णय उनको सुसंगत तथ्यों तक ही सीमित रखना होगा। क्या करना होगा, एक तो रेस्ट्रिक्शन लग गई ना, हम अपने से थोड़ी कह रहे हैं। प्रोविजो देखिए ना, फर्स्ट पैरा के बाद सेकंड पैरा के जो प्रोविजो है, सेकंड पैरा में लिखा है ना कि बौरा लें, इधर उधर घूम ले, कुछ भी कर लें, इररिलेवेंट सवाल पूछ लें, रिलेवेंट सवाल पूछ लें, कुछ भी करें, लेकिन निर्णय को तो उनको रिलेवेंट चीज पर ही, रिलेवेंट फैक्ट पर ही देना होगा, उससे इधर उधर निर्णय नहीं दे सकते। एक बात समझ में आ गई, एक रेस्ट्रिक्शन समझ में आ गया आपको। चलिए दूसरा प्रतिबंध ये है कि किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर देने के लिए विवश नहीं कर सकते, ऐसे प्रश्न का आंसर देने के लिए विवश नहीं कर सकते जो विशेषाधिकृत संसूचना के अंतर्गत आता है। माने प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के अंतर्गत अगर कोई चीज आती है, पढ़ा है ना आपने 121 से 131 तक के प्रोविजन, कि प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के अंतर्गत जो कम्युनिकेशन आती है उसे प्रकट करने के लिए वो विवश
नहीं कर सकते। पूछो, हम बतेबे नहीं करेंगे, पर पूछ लीजिए जो पूछना है। प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के अंतर्गत अगर कोई बात आती है तो उसे बताने के लिए आप कंपेल नहीं कर सकते। तीसरा रेस्ट्रिक्शन, कोई दस्तावेज जो विशेषाधिकृत संसूचना के अधीन आता है, ये भी ऐसे से कर लीजिएगा, विशेषाधिकृत संसूचना के अंतर्गत आता है, उसे भी पेश करने के लिए विवश नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, अभी आइए देखिए, धारा 148 के अंतर्गत अनुचित प्रश्न नहीं पूछ सकते। ठीक, धारा 148 के अंतर्गत अनुचित प्रश्न भी नहीं पूछ सकते। पांचवा का युक्तियुक्त आधारों के बिना प्रश्न नहीं पूछ सकते। सेक्शन कौन सा है? 149। युक्तियुक्त आधारों के बिना भी प्रश्न नहीं पूछ सकते। अब आप इनकी लिमिट तो अब आप देख ही लिए होंगे कि भाई साहब जो जज साहब हैं उनकी क्या लिमिट है। बहुत पावरफुल फर्स्ट पैरा में बन रहे थे और सारी पावर निकल गई कि निर्णय उनको इदाम, हाँ जितना कूदना हो कूद लो बेटा, लौट के आओगे तो घर ही, और घर ही लौट के आने का मतलब कि निर्णय तो तुमको केवल रिलेवेंट क्वेश्चन पर ही, रिलेवेंट फैक्ट पर ही देना होगा, एक बात। दूसरा है कि ऐसी कोई बात जो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती है न तो उसे प्रकट करने के लिए विवश कर सकते, न कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसमें प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है उसे प्रकट करने के लिए विवश कर सकते। उतना ही नहीं, 148 के उल्लंघन में भी सवाल नहीं पूछ सकते। यानी जो प्रश्न अनुचित हैं ऐसे प्रश्नों को भी नहीं पूछा जा सकता। युक्तियुक्त आधारों के बिना प्रश्न आप पूछ नहीं सकते। और युक्तियुक्त आधारों के बिना प्रश्न आप पूछ नहीं सकते। अब इससे आगे आते हैं, छठवां, जो तथ्य प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जाने चाहिए, ऐसे तथ्य को द्वितीयक साक्ष्य से साबित करने की अनुमति नहीं दे सकते। ठीक है, तो अब देखिए ये भी कि जो चीज प्राइमरी एविडेंस से ही साबित होनी चाहिए थी
अब इनके पास इतनी भी पावर नहीं है कि कह दें कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, सेकेंडरी एविडेंस लाओ हम साबित मान लेंगे। नहीं, प्राइमरी जहां चाहिए वो प्राइमरी ही है, आपको सेकेंडरी अलाउ करने का हक ही नहीं। बताइए अब इनके पास कुछ बचा? अब आप ईमानदारी से बताइएगा कि अब इनके पास कुछ बचा? पावर तो छोड़िए, इज्जत तक नहीं बचा पाए। एक ही धारा में सब कुछ हो गया इनका। आप लोग जब जज बन जाएंगे ना तब जज के बारे में अच्छा बोलेंगे। अभी जज नहीं बने हैं तो इसलिए मैं बुरा बोल रहा हूं। ठीक, तो ये बात एकदम से क्लियर हुई। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम? कि पहले हम लोगों ने देखा कि इनहेरेंट पावर को सारी विधियों में कहां कहां है, फिर उसके बाद इनहेरेंट पावर क्या होता है, फिर चतुर्भुज पांडे वर्सेस रायगढ़ वाली बात है ना। हाँ, फिर उसके बाद हमने जस्टिस कृष्णा अय्यर का स्टेटमेंट बताया, फिर बेयर प्रोविजन बताए, फिर उसके बाद क्या क्या पावर है और क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है वो भी हो गया। अब एक आध चीज और भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद खत्म कर देंगे। वही वाली बात आई ना निकल के कि राष्ट्रपति जैसे लगता है कि पूरा संविधान केवल राष्ट्रपति से ही चलता है। जब इंटरप्रिटेशन होने लगता है तो पता चलता है कि राष्ट्रपति के पास तो कुछ है ही नहीं पावर के नाम पर, है ना ऐसा? एविडेंस तो कंप्लीट हो गया, आज तो लास्ट टॉपिक था। एक केस और इसमें मेंशन कर लीजिएगा, हिमांशु सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी की केस मेंशन कर लीजिएगा। हिमांशु सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। हिमांशु सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी की केस। अब इसमें क्या है, इसमें कोर्ट ने कहा था यह कहा था कि इस धारा का उद्देश्य, इस धारा का उद्देश्य न्यायालय को न्याय तक पहुंचने के योग्य बनाना। ठीक है ना? तो हिमांशु सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी की केस में कहा गया था कि इसमें न्यायालय को न्याय तक पहुंचने के योग्य बनाना है, और इसी पर्पज से उसे कुछ पावर दी गई हैं, जिन पावर को ये यूज करके न्याय तक पहुंचता है। ठीक है, तो बताइए क्या यही एंड कर दें कि जो 2-3 ठो धाराएं हैं बिना लिखवाए ओरली 1-1 मिनट में मैं डिस्कस कर दूं, क्योंकि 161 तक की बातें हुई थी मौखिक रूप से। चलिए बाकी 2-3 जो धाराएं हैं उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं, लिखाएंगे नहीं एक ही साथ। हाँ, 2008 की केस।
देखिए हमने 162 जब आप पढ़ेंगे, 162 जब आप पढ़ेंगे तो वो क्या कहता है? कहता है कि किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए सम्मिलित साक्षी यदि वह उसके कब्जे में और शक्कधीन हो, किसी ऐसे आक्षेप के होने पर भी जो उसे पेश करने या उसकी ग्राह्यता के बारे में हो, उसे न्यायालय में लाएगा। ऐसे किसी आक्षेप की विद्यमान्यता न्यायालय द्वारा विनिश्चित की जाएगी। बस इतना ही समझिए। क्या कह रहा है कि अगर किसी भी साक्षी को समन किया गया कोई डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए, उसके कब्जे में कोई डॉक्यूमेंट है, किसी व्यक्ति के कब्जे में कोई डॉक्यूमेंट है, कोई विटनेस, और उसे समन किया गया कि उस डॉक्यूमेंट को पेश करो, तो वो अगर अपने भीतर कोई ऑब्जेक्शन रखता भी है कि नहीं हमको ये पेश करने का उत्तरदायित्व तो नहीं है, तब भी उसे पेश करना ही होगा। और पेश करने के बाद न्यायालय तय करेगा कि आप उसे पेश करने के लिए आबद्ध हैं अथवा नहीं। बात समझे ना? ये नहीं कि हम पेश नहीं करेंगे, हम देवे नहीं करेंगे। आप देंगे, जब समन हुआ है तो आपको वो चीज देनी पड़ेगी। अब ऑब्जेक्शन आपका सही है अथवा नहीं है, इसे पेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यह न्यायालय तय करेगा। ये 162 का है। ठीक। 163 का जो है वो कहता है मंगाई गई और सूचना पर पेश की गई दस्तावेजों का साक्ष्य के रूप में दिया जाए। जब कोई पक्षकार किसी दस्तावेज को जिसे पेश करने की उसने दूसरे पक्षकार को सूचना दी है मांगता है और ऐसी दस्तावेज पेश की जाती है और उस पक्षकार द्वारा जिसने उसके पेश करने की मांग की थी निरीक्षित हो जाती है, तब यदि उसे पेश करने वाला पक्षकार उससे ऐसी अपेक्षा करता है तो वह उसे साक्ष्य के रूप में देने के लिए आबद्ध होगा। नई बात समझ में आई? मैं बता देता हूं। यह कहने का मतलब है 163 को मैं बता दूं। सेक्शन 163 ये बात करता है 163 163 ये बात करता है कि जैसे होता है ना, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा दो पक्षकार हैं, ये एक पक्षकार है और ये दूसरा पक्षकार है। इनके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो ये भिजवाता है ना कि इनके पास डॉक्यूमेंट है और आप इस डॉक्यूमेंट को पेश करिए। ठीक। बी ने वो डॉक्यूमेंट पेश कर दिया, बी ने वो डॉक्यूमेंट पेश कर दिया, तो डॉक्यूमेंट पेश करने के बाद जब इनका निरीक्षण भी ये कर लेते हैं तो यदि बी चाहे तो वो इन्हें क्या कर सकता है, विवश कर सकता है। किस बात के लिए? कि जो डॉक्यूमेंट आप मंगाए थे, निरीक्षण किया था, अब उसे साक्ष्य के रूप में भी यूज करना पड़ेगा। आपको साक्ष्य के रूप में यूज करना पड़ेगा। बात समझ में आई? मैं एक बार फिर से बताता हूं। जैसे ए एक पक्षकार है और एक पक्षकार बी है। ए ने बी को नोटिस दी कि भाई तुम्हारे कब्जे में जो डॉक्यूमेंट है वो न्यायालय में पेश करो। बी मना कर रहा था, लेकिन फिर भी अब चूंकि ऐसे नियम है इसलिए बी को वो पेश करना पड़ा और ए ने वो निरीक्षण भी कर लिया डॉक्यूमेंट को। तो अब बी ए को ये कंपेल कर सकता है कि जो डॉक्यूमेंट तुमने मंगाए थे मुझसे, अब उस डॉक्यूमेंट को साक्ष्य के रूप में यूज करो। अगर बी चाहे तो ये ऐसा कर सकता है। अब उसको लगता है कि जब डॉक्यूमेंट सामने आ ही गया है तो साक्ष्य के रूप में यूज हो, फिर तो वो यूज करने के लिए इसे विवश कर सकता है। धारा 163 यही कहती है। उसके बाद सेक्शन 164, सेक्शन 164 क्या कहता है? सेक्शन 164 कहता है 164 ये कहता है
कि जब कोई पक्षकार किसी ऐसे दस्तावेज को पेश करने से इनकार कर देता है जिसे पेश करने की उसे सूचना मिल चुकी, तब वह तत्पश्चात उस दस्तावेज को दूसरे पक्षकार की सहमति के बिना या न्यायालय के आदेश के बिना साक्ष्य के रूप में प्रयोग नहीं कर सकता। जैसे कहता है ना कि जैसे लिख ही देते हैं इसको कि जब एक पक्षकार सूचना प्राप्त करने के बावजूद दस्तावेज को पेश नहीं करता, दस्तावेज को पेश नहीं करता, तब वह उसके पश्चात उस दस्तावेज को दूसरे पक्षकार की सहमति के बिना या न्यायालय के आदेश के बिना, न्यायालय के आदेश के बिना पेश नहीं कर सकता। इसका कहने का मतलब यह है कि देखिए, अगर जब आपसे कोई कोर्ट ने कहा, ऑर्डर दिया कि ये डॉक्यूमेंट आपके पास है और नोटिस दी कि आप उसको पेश करिए, तो जब नोटिस दी तो आपने पेश किया नहीं। जब बाद में ट्रायल के बीचों बीच या बाद में अंत में आपको लगता है कि ये डॉक्यूमेंट आपको फायदा पहुंचा सकता है, तब आप उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में पेश करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहता है कि जब उस समय कहा गया तो तुम पेश नहीं किए, तो अब बाद में तुम अपने मन से पेश नहीं कर सकते। कैसे करोगे? अब दूसरे पक्षकार से इसके लिए तुम्हें सहमति लेनी पड़ेगी। अगर उसे ऑब्जेक्शन है तो पेश नहीं कर सकते, ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा तभी कर पाओगे। तो दूसरे पक्षकार से सहमति लेनी पड़ेगी या न्यायालय से अनुमति लेनी पड़ेगी, तभी पेश कर पाओगे, अन्यथा फिर अब पेश नहीं कर पाओगे। ठीक है। जैसे मान लीजिए ए और बी दोनों पक्षकार थे, बी के कब्जे में कोई डॉक्यूमेंट था और उस डॉक्यूमेंट को पेश करने के लिए इन्हें नोटिस भी दी गई, लेकिन इन्होंने कोर्ट में वो डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया। क्या किया? नहीं किया। बाद में जब प्रोसीडिंग आगे बढ़ रही थी तो उसके बाद बी को लगा कि अरे यार, ये तो डॉक्यूमेंट पेश करेंगे तो हमको फायदा होगा, तो अब ये डॉक्यूमेंट अब इसमें पेश करना चाहता है। कोर्ट कहता है कि नहीं कर सकते। अब तुम तभी कर पाओगे जब विरोधी पक्षकार उसके लिए सहमति दे दे, उसके लिए कोर्ट सहमति दे दे, तभी, अन्यथा नहीं कर पाओगे। यही है 164। जब भी हम लोग 164 पढ़ते हैं तो उसके साथ कुछ सेक्शन भी पढ़ा जाता है। जैसे सेक्शन नंबर 164 में है ना कि जब करना था तो नहीं किए तो बाद में नहीं कर सकते। इसी तरीके से नोटिस देने के बाद अगर कोई व्यक्ति कोई डॉक्यूमेंट पेश नहीं करता तो सेक्शन 89 के अंतर्गत प्रिजम्पशन बन जाती है ना। सेक्शन 89 के अंतर्गत प्रिजम्पशन होती है, शैल प्रिज्यूम शब्द का प्रयोग किया गया हो वहां पे। एक सेकंड, दूसरे पेज पे कर लेते हैं। सेक्शन
अब मेरा स्लाइड काम नहीं कर रहा। हाँ, मैं ऐसे ही ओरली बता देता हूं कि अब जैसे 89 में हम लोगों ने बात पढ़ी हुई है कि कोई भी डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए अगर किसी व्यक्ति को नोटिस दी जाती और वो डॉक्यूमेंट वो पेश नहीं करता, तो ये कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि यदि वो पेश किया जाता तो वो बिल्कुल सही व्यक्ति द्वारा, सही अथॉरिटी द्वारा ऑथराइज था, प्रमाणित था, अटेस्टेड था, सारी चीजों के सही होने के संबंध में प्रिजम्पशन की जाएगी। सेक्शन 114 के अंतर्गत भी प्रिजम्पशन की जा सकती है कि जो डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए कहा जा रहा है उस डॉक्यूमेंट को अगर कोई व्यक्ति पेश नहीं करता तो प्रिजम्पशन ये की जाएगी कि यदि वो पेश किया जाता तो वो उसके विरोध में होता, अगर वो पेश किया जाता तो वो उसके विरोध में होता। ठीक है, वो उसके विरोध में होता, उसके प्रतिकूल होता। उसके साथ साथ हम लोग 148 का क्लास नंबर 4 भी पढ़ते हैं और उसमें भी ये बात कही गई है कि जिन प्रश्नों का उत्तर किसी व्यक्ति को देना चाहिए और अगर वो ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार करता है तो ये कोर्ट प्रिज्यूम कर सकता है या अनुमान लगा सकता है कि अगर ये उत्तर देता तो वो उत्तर उसके विरोध में हो। तो ये सारे प्रोविजन है 148 क्लास 4 के अंतर्गत। अब हमारी स्लाइड काम नहीं कर रही है इसलिए हम क्लास को यही बंद करेंगे। कल देखते हैं अगर संभव हुआ तो छत्तीसगढ़ के लिए एक मॉक टेस्ट तैयार करते हैं और उस मॉक टेस्ट को दीजिएगा आप लोग। दोपहर के टाइम रखेंगे, हो सकता है कि कल 2 क्लास ले लें, एक दोपहर को भी और एक शाम को। तो फिर मुलाकात होगी आप लोगों से कल। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू मनीष जी, अलकर जी, सपना जी, अजय जी, अंकिता जी, मनीष जी।